हेलो। टूल किट फॉर नीट में आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के बारे में। चलिए बात करते हैं। इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि किसी एंटीजन की वजह से, है ना, किसी एंटीजन क्या है? एक फॉरेन पार्टिकल है ना, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो सकता है, प्रोटीन से भी बना हो सकता है, पॉलीसैकेराइड से भी बना हो सकता है, या फिर लिपिड से भी बना हो सकता है। ठीक है, तो एक फॉरेन पार्टिकल जो मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड किसी का भी हो सकता है। ऐसे फॉरेन पार्टिकल की वजह से अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन बाय एंटीजन। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। इसमें क्या होता है? सेंसिटाइजेशन में इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है एलर्जन की वजह से। ठीक है, एलर्जन भी क्या है? फॉरेन पार्टिकल है। लेकिन एलर्जन जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, ओनली प्रोटीन। ठीक है, जबकि एंटीजन कार्बोहाइड्रेट या लिपिड किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है? इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन कैसा प्रोसेस है हम समझ गए। ठीक है, इम्यूनाइजेशन को ही पहले एक और टर्म से जाना जाता था और वो टर्म है वेरियोलेशन। ठीक है, जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है किसी वायरस की वजह से, और उस वायरस का भी जो पर्टिकुलर नाम है वो क्या है? वेरियोला वायरस। तो वेरियोला वायरस की वजह से जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन हुआ तो उसको बोलते हैं वेरियोलेशन। ठीक है, और अब वायरस की बात चल रही है और चाइना का नाम ना है तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो वेरियोला वायरस पे चाइना में काम हो रहा था 16th सेंचुरी में, और 16th सेंचुरी के लास्ट तक इन्होंने इस प्रोसेस को डेवलप किया। इन्होंने क्या किया? इस वायरस के ड्राइड स्पोर्स बनाए, और जो इनके कहते हैं वॉलंटियर्स थे, उन्होंने क्या किया? वहाँ के वॉलंटियर्स और ह्यूमंस में उनकी नेजल कैविटी में उस स्पोर को इनोकुलेट करा दिया, है ना। तो देखा गया कि कुछ लोगों की तो मतलब डेथ हो गई, और कुछ लोगों में एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई। ठीक है, फिर यही प्रोसेस चाइना से एक्सपोर्टर्स के थ्रू कहते हैं यूरोप में आ गया। अब यूरोप में कहते हैं वहाँ के कुछ लोगों ने तो अपोज किया, लेकिन वहाँ पे ही एक और साइंटिस्ट थे, एडवर्ड जनर, है ना। एडवर्ड जेनर को ये कंसेप्ट समझ में आया, तो उन्होंने इसी तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट किया। वो भी क्या करते थे? एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज तक वायरस का और बाकी पार्टिकल का ट्रांसफ़र करते रहते थे। तो इन्होंने क्या किया? मिल्क मेड में, मिल्क मेड जो क्या करते हैं, काऊ या कैटल्स की केयर करते हैं, तो इन्होंने मिल्क मेड्स में क्या किया? काऊ में मिलने वाले एक वायरस जिसको बोलते हैं काऊ पॉक्स, उसका इनुकुलेशन कर दिया ह्यूमन के अंदर। और ये देखा कि जिन लोगों में उन्होंने काऊ पॉक्स का इनोकुलेशन कराया था, ऐसे ह्यूमंस में या ऐसे मिल्क मेड के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। क्योंकि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों आपस में कैसे थे? एनालॉग। तो ये इम्यूनिटी किसकी वजह से डेवलप हुई? काउ पॉक्स की वजह से। इसीलिए इस टर्म को नाम दिया गया वैक्सीनेशन, है ना। लैटिन लैंग्वेज में वैक्का का मतलब होता है काउ। ठीक है, तो पहला वैक्सीन जो बनाया था उन्होंने काउ से बनाया था, और इसीलिए उसको नाम दिया उन्होंने वैक्सीनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवरी का क्रेडिट एडवर्ड जेनर को है, जो ब्रिटिश फिजिशियन थे। ठीक है, और किसके अगेंस्ट उन्होंने वैक्सीन डिस्कवर की थी? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन अगर नीट में क्वेश्चन आता है फर्स्ट ट्रू वैक्सीन किसने डिस्कवर की, तो आंसर चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ट्रू वैक्सीन डिस्कवर की लुइस पैस्चर ने। ठीक है, किसके अगेंस्ट? चिकन कॉलरा के अगेंस्ट। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था? वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वीक पैथोजन को ही यूज़ किया था। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन जो है वो बेस्ड होता है मेनली किस पे? मेमोरी सेल पे। मेमोरी सेल में क्या आ जाएंगे? मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल। ठीक है, या टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट। ठीक, तो वी लिम्फोसाइट जो मेमोरी वी लिम्फोसाइट होती है ना, जो एक्टिवेट होकर प्लाज्मा बनाएगी, तो उस पर ऑलमोस्ट
सभी टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ना। IgM, IgG, IgA, है ना, IgE। तो इस पे ज़्यादा एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इसीलिए ज़्यादा इंटेंस क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है ये, है ना। चलो, तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है इन्हीं मेमोरी सेल पे। मेमोरी सेल वी लिम्फोसाइट की भी बनती है और टी लिम्फोसाइट की भी बनती है, ठीक है। टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली दो तरह का इम्यूनाइजेशन होता है, एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन और एक पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या मतलब हुआ? एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब यह है कि जब भी हम किसी पैथोजन के थ्रू या किसी आर्टिफिशियल पार्टिकल के थ्रू किसी इंडिविजुअल के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये कि किसी होस्ट के अंदर अगर एंटीबॉडीज़ खुद से प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और अगर हम किसी होस्ट को रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज़ दे दी हमने, तो उसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन व्हेन एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एंटीजन और पैथोजन, तब उसको कहेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और पैसिव इम्यूनाइजेशन जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे इम्यूनिटी को क्लासीफाई किया जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो सकता है और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हो सकता है। क्या मतलब हुआ? देखो, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी से मतलब है कि जब नॉर्मली किसी वायरल या वायरस का या पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में क्या होगा, नेचुरली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ और टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल बनेंगे। तो मतलब किसी नेचुरल वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या हुआ है, इम्यूनिटी डेवलप हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, तो हमने क्या किया, ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीन बनती है इनमें क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोटीन होता है ना। तो हमने क्या किया, उस प्रोटीन को इंजेक्ट करा दिया, अब उस प्रोटीन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में भी दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो पैसिव में नेचुरल का एग्जांपल हो गया, जैसे कि मदर के कहते हैं प्लासेंटा के थ्रू क्या जाता है, बेबी में जाता है इम्यूनोग्लोबिन जी, तो क्या हो रहा है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जा रही हैं। या मदर के फर्स्ट मिल्क जिसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं, है ना, मदर के फर्स्ट मिल्क, इस पे क्वेश्चन आता है, फर्स्ट मिल्क क्लोस्ट्रम, है ना, इसमें क्या होता है, मेनली इम्यूनोग्लोबिन ए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी का, ठीक है। पैसिव आर्टिफिशियल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली सीरम इंजेक्ट कर देते हैं। सीरम मतलब ब्लड में से जब हम क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ कर देते हैं, सीरम का मतलब क्या होता है, जब हम ब्लड में से क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हैं, ब्लड प्लाज्मा लिखेंगे, ब्लड प्लाज्मा, और उसमें से हमने क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर दिया तो बच जाता है सीरम। और इस सीरम में प्रेजेंट होती हैं क्या, एंटीबॉडीज़। और ऐसे सीरम को जो हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे एंटी टिटनस सीरम हो गया, एंटीवेनम सीरम हो गया, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एंटीबॉडी, वो भी आर्टिफिशियली मैन मेड एंटीबॉडी, उनको इंजेक्ट करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी पे ही जो कंसेप्ट है उसके भी ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि एक जर्मन फिजिशियन थे, एमिल वॉन वेरिंग, है ना, इन्होंने सबसे पहले पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। हुआ क्या था कि इनकी एक पेशेंट थी, 4 to 5 ईयर की एक बेबी गर्ल थी, उसको डिप्थेरिया हो गया था। डिप्थेरिया को हम हिंदी में जानते हैं गलघोटू के नाम से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसकी बॉडी से कुछ ब्लड निकाला जिसमें क्या थे, डिप्थेरिया कॉजिंग बैक्टीरिया भी थे। फिर उन्होंने उस ब्लड को एक शीप के अंदर इंजेक्ट कर दिया। फिर शीप के अंदर क्या हुआ, उस डिप्थेरिया कॉजिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ बन गई। फिर उन्होंने क्या किया, उस शीप से सीरम को निकाल लिया और उस सीरम को वापस इंजेक्ट कर दिया उस छोटी सी बच्ची में, और उस बच्ची की जान बच गई। तो पहली बार ये कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया, एमिल वॉन वेरिंग ने, ठीक है। चलिए, तो
टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन की बात हो गई, वैक्सीन की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो 3 जनरेशन की वैक्सीन होती है मेनली, है ना, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में क्या होता है, हम होल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, आइदर लिविंग फॉर्म में, या उसको वीक कर देते हैं जिसको बोलते हैं एट्यूनेटेड, या उसको किल्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन होल ऑर्गेनिज्म। ठीक, या तो उसमें लाइव वायरस या पैथोजन लेंगे, या उसको वीक या एट्यूनेटेड कर देंगे, इसको क्या बोलते हैं, वीकेंट, है ना, और या तो किल्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल पे नीट में बहुत क्वेश्चन आता है ना, इस पर्टिकुलर स्लाइड से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक, देखो, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, बीसीजी में क्या है, कैलमेटे और ग्यूरिन तो साइंटिस्ट के नाम है, और वैसलस उस बैक्टीरिया की शेप होती है जो क्या कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट वाली वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, तो ये सारी वैक्सीन क्या है, इनमें लाइव एट्यूनेटेड पैथोजन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये किससे बनी हुई है, लाइव एट्यूनेटेड पैथोजन से बनी हुई है। ठीक है, अब वो पैथोजन वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी होगा। ठीक, तो ये हो गई फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन। ठीक, अच्छा, इसी में एक और एग्जांपल है, कॉलेरा, टाइफाइड और रेबीज़। इनकी वैक्सीन में जो चीज़ इस्तेमाल हुई है वो क्या है, किल्ड फॉर्म में पैथोजन यूज़ हुआ है, किल्ड फॉर्म में पैथोजन यूज़ हुआ है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन को ही सब यूनिट वैक्सीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब यूनिट वैक्सीन। इसमें क्या होता है कि इसमें पूरे ऑर्गेनिज्म को ना यूज़ करके उसके किसी पार्ट या सब यूनिट को यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया सब यूनिट वैक्सीन। अब ये सब यूनिट क्या होता है, जनरली ये सब यूनिट जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, डिजीज़ कॉजिंग प्रोटीन्स होती हैं, जिनको हम टॉक्सिन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं। ठीक, अब जैसे ये प्रोटीन जो जिसको हमने कहा डिजीज़ कॉजिंग प्रोटीन, जिनको हम टॉक्सिन कह रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी टॉक्सिन के बेसिस पे डेवलप कर लिया टॉक्साइड को। ठीक, ये तो क्या था, वायरुलेंट, लेकिन इसी का सिमिलर स्ट्रक्चर है, और ये कैसा है, नॉन वायरुलेंट। ठीक है, तो हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं टॉक्साइड को, लेकिन क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल टॉक्सिन जैसा होता है, तो हमारी बॉडी में उसी के अगेंस्ट वैसी ही काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़ और टी हेल्पर सेल वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉक्सॉइड बेस्ड वैक्सीन हो गई, जिसमें टिटनस की वैक्सीन इंक्लूडेड है और डिप्थेरिया की। ये टिटनस वाला क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनी प्रोटीन का, है ना, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो बेसिकली आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनी है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया जैसे हेपेटाइटिस बी या हर्पीज़ वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी है। ठीक, थर्ड और सबसे मॉडर्न टाइप की जो वैक्सीन है उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए वैक्सीन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, उस पैथोजन का हम डायरेक्टली कहते हैं डीएनए इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, कैसे कराते हैं, इस डीएनए को हम ऐड करा देते हैं प्लाज्मेट के थ्रू, है ना, और उस प्लाज्मेट को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गई, डीएनए वैक्सीन, जिसमें हम एक प्लाज्मेट वेक्टर का यूज़ करके कहते हैं डीएनए को ही डायरेक्टली इंजेक्ट करा देते हैं। ठीक, तो ये थर्ड टाइप की वैक्सीन हो गई। इसका एग्जाम्पल क्या है, हेपेटाइटिस बी का एग्जाम्पल। ठीक, अब देखो, हेपेटाइटिस बी का एग्जाम्पल हमें दोनों जगह देखने को मिल रहा है ना, सेकेंड जनरेशन में भी और थर्ड जनरेशन में भी। तो स्टूडेंट्स में इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई सेम टाइप की डिजीज़ की वैक्सीन दो जनरेशन की कैसे हो गई। तो इसको तुम इस बात से समझ लो, तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है दो वैक्सीन, एक तो कोवैक्सिन और एक कोविशील्ड, दोनों ही एक ही डिजीज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, और वो क्या है, कोविड-19। ठीक है, लेकिन दोनों का जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग प्रोसेस से हुआ है। कोवैक्सिन जो है इसमें क्या है, होल ऑर्गेनिज्म यूज़ हुआ है या होल वायरस यूज़ हुआ है। ठीक है, जबकि कोविशील्ड में आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, और ये
mRNA बेस्ड होती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं रिसेंट में भी कहते हैं एक ही डिजीज़ के लिए दो वैक्सीन अलग अलग टाइप के जनरेशन से या अलग अलग प्रोसेस से बनी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया वैक्सीन का क्लासिफिकेशन जो नीट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन का एक चार्ट और है जिसपे रेयरली क्वेश्चन बनता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया उसका हमें होना चाहिए। तो बहुत छोटा सा चार्ट हमने बना रखा है, उसमें एज ग्रुप के हिसाब से कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है उसकी बात हो रही है। जैसे बर्थ पे क्या होता है, एट बर्थ सबसे पहले दिया जाता है किसका, बीसीजी का। बीसीजी का किसके अगेंस्ट हम देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, है ना। ओपीवी ज़ीरो, है ना, ओपीवी दिया जाता है किसके अगेंस्ट, पोलियो के। ठीक, फिर हेपेटाइटिस बी, है ना। फिर 6th वीक पे डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस का। ठीक, फिर ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी की फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस का फर्स्ट बूस्टर दे देते हैं। फिर रोटा वायरस का इंजेक्शन भी लगता है। फिर 10th 14 में इनका क्या रिपीटेशन होता है फिर से। 9th मंथ ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सी वैक्सीन लगती है, एमएमआर। एमएमआर का मतलब मीजल्स, मम्प्स और रुबेला। ठीक, और साथ में विटामिन ए का भी इंजेक्शन लगता है इसमें। फिर 16 to 24 मंथ पे क्या लगता है, बूस्टर डोज लगती है। डीपीटी की बूस्टर डोज, ओपीवी की बूस्टर डोज और मीजल्स 2। ठीक है, फिर 5 ईयर पे भी है, 10 ईयर पे भी इसकी बूस्टर डोज लगती रहती हैं। इन जनरल अगर हम मेल की बात करें तो उसमें अप टू 16 ईयर, अप टू 16 ईयर तक उसमें बूस्टर डोज लगती थी। अब ये कोविड वैक्सीन आ गई, इसने थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया है, लेकिन इससे पहले जो वैक्सीन का चार्ट था उसमें क्या था कि अप टू सिर्फ 16 ईयर तक मेल में वैक्सीन लगती थी। लेकिन फीमेल के केस में क्या होता है, ये डेट बढ़ सकती है, क्योंकि फीमेल में जब भी प्रेगनेंसी होती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, तो ये 16 ईयर वाली बात सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।